हेलो एवरीवन, फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स का ये तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश के गुणधर्म। हम पढ़ेंगे आज आवेशों के गुणधर्म। देखो, मेनली जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि जो आवेश के दो मेन जो गुण होते हैं वो क्या होता है कि जो समान आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी लाइक चार्ज तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा मैंने उसमें क्या बताया था, इन चार रूल्स में से एक रूल मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेशों की योज्यता का नियम, जो लास्ट लेक्चर में अपने थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं और फिर अपने चलते हैं आगे। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, यानी आवेशों की योज्यता का नियम जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या थी, एक कोई भी बॉडी थी, कोई भी एक वस्तु थी, और उसमें अलग अलग क्या पढ़े थे, आवेश पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई 2q था, कोई 3q था, अलग अलग क्या पढ़े थे, अपने पास आवेश पढ़े थे। और हमें ये बताना था कि इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, यानी कुल आवेश कितना है। अलग अलग चार्ज अपने पास पड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पड़े हैं इस बॉडी पर, और इस टोटल बॉडी पे जो चार्ज है वो बताना है हमें कितना आएगा। तो इसके लिए अपनों ने एडिटिविटी का एक लॉ पढ़ा था, जिसमें अपनों ने क्या देखा कि किसी बॉडी पर यदि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है टोटल, तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी में प्रेजेंट सभी चार्जेस, ऑल चार्जेस जितने भी प्रेजेंट है उसमें, उनका क्या कर देते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस बॉडी के ऊपर टोटल जो है वो चार्ज आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे Q प्लस Q, ये भी प्लस Q है, प्लस Q है, माइनस Q और 3Q है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। फर्स्ट हमारे पास प्लस Q, माइनस Q, फिर प्लस Q और फिर प्लस 3Q। तो हमने जो सम किया, इसका जोड़ किया, तो योग कितना आया हमारे पास, 4Q। इस तरह से इस बॉडी पर जो कुल जो चार्ज आया, टोटल जो चार्ज है वो कितना आएगा, 4Q। ये Q की वैल्यू जितनी भी हो सकती है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये हमारा था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेशों की योज्यता का नियम हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। और आगे की जो वीडियो है वो अपने क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें सेकंड लॉ। इसको डिटेल से मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है एडिटिविटी को, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश का जो संरक्षण है, आवेश का संरक्षण नियम पढ़ेंगे अपने। ये क्या नियम है, पहले तो मैं बता दूं कि चार नियम अपने पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेशों की योज्यता का नियम अपने पढ़ चुके हैं। अभी अपने जो पढ़ेंगे करंट में आवेश का संरक्षण नियम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसके बाद अपने पढ़ेंगे आवेश की निश्चरता का नियम यानी कि इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे अपने। तो इस तरह से अपने कुल मिला के ये चार रूल पढ़ने हैं अपनों ने, जिसमें से एक पढ़ चुके हैं और एक अपने स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटिजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, किसी भी आइसोलेटेड यानी किसी भी विलगित निकाय के ऊपर जो कुल आवेश है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि हमारे पास कोई एक विलगित निकाय है यानी आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल जो चार्ज है, कुल जो आवेश है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि आवेश को, एक नियम ये भी कहता है कि आवेश को ना ही तो अपने क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट कर सकते हैं।
बस हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा आवेश को, चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है, कुल विद्युत आवेश, वो क्या रहता है, कांस्टेंट, स्थिर, या क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझने के लिए अपने क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसको बोलते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास आता है पेयर प्रोडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं इसको, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। क्या होता है पेयर प्रोडक्शन, जब कोई भी गामा फोटोन, ये हमारे पास क्या है, गामा फोटोन है, जब भी कोई गामा फोटोन टूटता है तो दो पार्ट में टूटता है। इसमें एक तो क्या बनता है, पॉजिट्रॉन, और एक क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन मान सकते हो आप, जैसे प्रोटॉन है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो एक गामा फोटोन जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है, तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। यहाँ हम देखते हैं कि टोटल चार्ज कैसे कंजर्व रहता है। ये इक्वेशन है, गामा फोटोन टूट रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। अब दोनों पर सेम चार्ज है, एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। तो हम देखेंगे कि टोटल चार्ज कैसे कंजर्व रहता है। तो अपने इक्वेशन के लेफ्ट साइड में देखते हैं टोटल चार्ज कितना है। ये हमारे पास क्या है, गामा फोटोन है। फोटोन पर चार्ज क्या होता है, जीरो। फोटोन पर चार्ज क्या होता है, जीरो। ये अपने आगे बताएंगे क्यों होता है जीरो। और यहाँ पे अपने देखें, इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है, यानी प्रोटॉन मान सकते हो। और इस पे चार्ज कितना है, नेगेटिव। अब इनकी जो वैल्यू है वो तो क्या है, समान है, इक्वल है, लेकिन दोनों पर चार्ज जो है, आवेश जो है वो क्या, डिफरेंट डिफरेंट है। यानी इन पे जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट साइन है। तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या आएगा, जीरो। यानी इक्वेशन के लेफ्ट में और इक्वेशन के राइट साइड में चार्ज क्या रह रहा है, कांस्टेंट, कंजर्व। यानी इधर भी चार्ज क्या है, जीरो, इधर भी चार्ज क्या है, जीरो। तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। टोटल चार्ज क्या हो रहा है, टोटल चार्ज कंजर्व होगा। ये ध्यान रखना, ये वर्ड जो अपने पास आया है, टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी टोटल क्या है, जीरो है। इस पूरी इक्वेशन का टोटल चार्ज कितना है, जीरो है, जो कि कंजर्व है पहले और बाद में। हालांकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। ये क्या है, हमारा कंजर्वेशन लॉ है। दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर देखते हैं, युग्म विनाश। युग्म विनाश, इनहेरियंस इसको बोलते हैं। युग्म विनाश में क्या होता है, दो युग्म यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। वहां पे तो उत्पादन हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, विनाश होगा। तो यहाँ विनाश होगा तो कैसे होगा, देखो इलेक्ट्रॉन ये रहा हमारे पास, पॉजिट्रॉन ये रहा, दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, गामा फोटोन। दो गामा फोटोन बनेंगे। तो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज जीरो, राइट साइड में गामा है, गामा फोटोन है, फोटोन का चार्ज यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा। तो लेफ्ट में भी चार्ज जीरो, राइट में भी चार्ज जीरो, तो टोटल चार्ज यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन लॉ है। बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी आइसोलेटेड, यहाँ आइसोलेटेड भी बहुत जरूरी है, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जो पूरी तरह से सेपरेट हो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जो पूरी तरह से सेपरेट होगा। यानी सिंपल बोले तो इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ना तो अपने इसको चार्ज देंगे और ना ही इससे अपने चार्ज लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ऐसा नहीं है कि हम बीच में इसको चार्ज दे रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में पूरी इक्वेशन है, ये आइसोलेटेड इक्वेशन है, जिसमें गामा फोटोन टूटेगा और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट जाएगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे इनहेरेंस यानी युग्म विनाश के अंदर ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव
दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का विनाश करके गामा फोटोन बना देंगे। तो यहां से ये अपना कंप्लीट होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेश को, चार्ज को ना तो जनरेट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी निकाय का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से चार्ज का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण हम कर सकते हैं, उसका कुल आवेश जो है वो क्या रहेगा, संरक्षित ही रहेगा किसी भी विलगित निकाय में। यहाँ दो वर्ड है, विलगित निकाय और टोटल चार्ज, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये चार रूल के चार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें से दो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा रूल अब पढ़ते हैं अपने हाँ जी, तीसरा रूल पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। थर्ड रूल हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ये आवेश का क्वांटीकरण नियम, इससे पहले डिस्कस करते हैं कुछ चीज। हमारे पास क्या है, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे कुछ या सोडियम है, कुछ भी ले सकते हैं अपने। तो हम क्या देखते हैं, जैसे सोडियम ले लिया हम लोगों ने, सोडियम 11। अब इसमें क्या देखते हैं, ये कोई भी बॉडी होगी हमारे पास। अब इस बॉडी से अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं यहाँ से। अब किसी भी बॉडी को चार्ज करना है मैंने, तो फर्स्ट यही करेंगे कि या तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे अपने इसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में होगा उस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, यानी इसके बाह्यतम कोश के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट रहता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अपने इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैंने पहले बताया था, सीओजी कोश यानी वैलेंस शेल, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अपने क्या देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, नेगेटिव, अब ध्यान रख सकते हैं अपने। अब अपने क्या देखते हैं, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज, इस पे चार्ज देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसी बॉडी को अपने क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो अपने इनसे क्या समझते हैं, क्या है क्वांटिजेशन। तो यहाँ अपने देखते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तीन निकल जाएंगे, या 100 में नहीं, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। यानी ये चार्ज जो अपने बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से हो रहा है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं के ट्रांसफर से ये हो रहा है, कितने भी इलेक्ट्रॉन अपने वहां से निकालते हैं। तो क्वांटिजेशन का जो मतलब होता है, क्वांटीकरण का, वो क्या होता है इसको अविरक्त भी बोलते हैं, सॉरी, यानी कि डिसकंटिन्यू, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। ये डिसकंटिन्यू का मीन्स क्या है, यानी ये कंटिन्यू नहीं हो रही अपनी जो इक्वेशन है, जो अपना ये सिस्टम जो चल रहा है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम से निकल गया, दूसरे टाइम में एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी इसको हीट दी और इलेक्ट्रॉन की बीम इसमें से बाहर आ रही है, कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इसमें इजेक्ट हो रहे हैं, एक लाइन बना के बढ़िया एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू नहीं चल रहा। एक इलेक्ट्रॉन कभी इजेक्ट करवा दिया, दूसरा कभी भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की अपने को नीड होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी इसमें लगाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे। तो अपने इसका क्वांटिजेशन का मतलब है कि ये सतत नहीं होगा, यानी कि ये क्या नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा।
सतत नहीं होगा, यानी ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये क्या होगा, रुक रुक के चलने वाला एक प्रोसेस है। यानी कि इस पे जब अपने एनर्जी देंगे, हीट देंगे, लाइट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे इससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बीम की फॉर्म में ही हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो क्या हो गए 1 2 3 इस तरह से होंगे। तो अपने ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा, कोई भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो किसके इक्वल होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के। अब हो सकता है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन हो, और मे भी हो सकता है वहां पे n इलेक्ट्रॉन हो। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा सकते हो आप। तो अब यहाँ पे किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन ही होगा। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आना है वो क्या आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू, यानी इसे बोलते हैं क्वांटिजेशन नियम बोलते हैं। यानी कि मेरे पास कोई भी बॉडी होगी उस पर जो चार्ज आएगा ना वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के ही इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपने, अगर चार्ज है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 और n सो इस तरह से चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। यहाँ पे हो सकता है 1 2 3। अब जैसे मान लो मैंने किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने पे चार्ज कितना आएगा, 1 इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमारे पास, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कितना बनेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि हमने वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है या हमने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अगर दिया होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर हमने उसे इजेक्ट करवाए हैं, बाहर निकाले हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा क्वांटीकरण या क्वांटिजेशन रूल जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है किसी बॉडी में वो कंटिन्यू ना होकर क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है, और इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में ही होता है, जहां से हमारा रूल निकल के आता है Q इज इक्वल टू एन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वांटिजेशन रूल Q इज इक्वल टू क्या है, एन ही। यानी चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिया गया है। एक चीज अपने को ये भी ध्यान रखनी है कि जो बेसिक यूनिट ली जाती है, बेसिक यूनिट जो ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है चार्ज के लिए। जैसे हमने यहाँ पे E लगाया है, P नहीं लगाया अपनों E लगाया है, P क्यों नहीं लगाया, इसका रीजन ये है कि हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, बेसिक यूनिट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। बेसिक यूनिट देने का मीन्स हमारा ये है कि जो एटम है उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, उसके अंदर और भी क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो हमने प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, न्यूट्रॉन पे तो चलो मान लिया कि हमारे पास 0 चार्ज है, हमने प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, हालांकि दोनों पे चार्ज तो सेम है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। तो इसको ही बेसिक यूनिट क्यों मानना है, इसका रीजन ये है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलरेडी क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, क्वार्क पार्टिकल से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खुद पूरा है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद के अंदर भी अपने ऐसे पार्टिकल अपनों ने ढूंढ लिए हैं जो कि क्या है, क्वार्क पार्टिकल। अब ये क्वार्क पार्टिकल चार्ज कैसा हो सकता है, अब इस क्वार्क पार्टिकल पर जरूरी नहीं है चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही हो। यहाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपने सामने आएगी, क्या वो बात है कि अपने क्या देखते हैं कि क्वांटिजेशन, एक और तो अपने पढ़ते हैं क्वांटिजेशन, और दूसरी ओर जब क्वार्क पार्टिकल को पढ़ते हैं तो क्वार्क पार्टिकल में 2 पार्टिकल होते हैं हमारे पास, एक तो क्वार्क होता है और एक होता है एंटी क्वार्क। क्वार्क पार्टिकल और एक होता है हमारे पास एंटी क्वार्क पार्टिकल।
इन पे चार्ज कितना हो सकता है, प्लस माइनस e/3 भी हो सकता है। इस पे प्लस होगा तो इस पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ही चलते हैं। तो e/3 हो सकता है। इस पे 2e/3 है तो इस पे माइनस 2e/3 होगा, यानी कि यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो फिर भी अपने क्वांटिजेशन पढ़ते, ऐसा क्यों? क्वांटिजेशन पढ़ते टाइम हम एक बात कहते हैं, क्या, कि चार्ज ऑन बॉडी, यानी उस पूरी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना आएगा, वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में। और यहाँ अपने क्या देख रहे हैं, यहाँ अपने देख रहे हैं इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्वार्क पार्टिकल। यहाँ पे क्वार्क पार्टिकल देखो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, जबकि यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, उस बॉडी पे देख रहे हैं। तो क्या जो चार्ज जनरेट हुआ इनके कारण हुआ क्वार्क पार्टिकल? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वार्क पार्टिकल से किसी बॉडी पर चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, चार्ज जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वहां पे। इसलिए यहाँ पे रूल क्या है, Q = N ही है, और यहाँ पे P भी नहीं है, और वो दूसरा न्यूट्रॉन भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे Q, ये ध्यान रखना है, क्वांटिजेशन जो है हमारे पास वो फॉलो होगा किसी भी बॉडी के लिए, लेकिन क्वार्क पार्टिकल यहाँ न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर है ये, इसलिए हमारा क्वांटिजेशन जो रूल है वो एज इट इज ही रहेगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा हमारे पास। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि क्वार्क पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए अपने इसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, और हमारा जो क्वांटिजेशन है वो एज इट इज भी बना रहे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम देखेंगे कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता। चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज बॉडी है या कोई आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है यानी कि कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज जो बॉडी है उसको मैंने क्या किया है, v वेलोसिटी से मूव करवा दिया। किसी भी चार्ज बॉडी को, चार्ज पार्टिकल को मैंने क्या किया है, v वेलोसिटी से मूव करवा दिया। अब क्या होगा, अगर मैं कहूँ मेरे पास ये बॉडी है और उस पर प्लस q चार्ज है, और मैंने इसको v वेलोसिटी से मूव करवाया है, आफ्टर सम टाइम जब ये v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है तो इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस q होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो इसी को अपने बोलते हैं इनवेरियंस लॉ। ये इनवेरियंस लॉ अपने को बताता है कि जो किसी भी चार्ज बॉडी पर, कोई भी चार्ज बॉडी है, वो बॉडी चाहे रेस्ट पर हो, यानी कोई चार्ज पार्टिकल है q, इस पे q आवेश है, q चार्ज है, तो ये रेस्ट पे q है, तो मोशन में भी ये क्या होगा, q होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और ये एक अच्छा डिफरेंस है किसके बीच में, मास और चार्ज के बीच का। अगर अपने को पूछा जाए मास और चार्ज के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो मास जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। जैसे अपने रिलेटिविटी थ्योरी यानी आपेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन का पढ़ते हैं, तो वो क्या कहता है, m = m0 √(1 - v²/c²), यानी कि आपके पास m द्रव्यमान है, m मास है, रेस्ट में उसका जो मास है यानी कि स्थिर द्रव्यमान उसका कितना है, ये जो है m0 वो क्या है, स्थिर द्रव्यमान यानी कि रेस्ट मास। स्थिर द्रव्यमान है हमारे पास m0, और अपने ने इसको v वेलोसिटी से मूव करवा दिया, और c क्या है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वो कहता है कि जब ये मोशन में होगा, ये क्या होगा, मोशन में होगा, तब इसका मास m हो, तो ये इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि रेस्ट पे जो मास होता है और जो वेलोसिटी का मास है दोनों डिफरेंट होते हैं। जो रेस्ट पे होता है वो कम होता है, और जो मोशन में होता है वो मास क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी जो है, जो इसका चार्ज रेस्ट पे होगा वो क्या होगा, मोशन में होगा, यानी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। यानी कि चार्ज
नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, यानी आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। और जैसे कोई इनका डिफरेंस देखना हो मास और चार्ज का, तो जैसे अपने देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं है। मास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। मास ओनली पॉजिटिव होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ऑन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और डिफरेंस देखने हो इसमें, जैसे मास को अपने एक्सेलरेट कर दें तो इसमें कोई भी रेडिएशन, कोई भी विकिरण नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन चार्ज को अपने एक्सेलरेट कर दे, यानी उसको त्वरण से क्या कर दे, गति करवा दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेडिएशन उत्पन्न करेगी, यानी विकिरणों का ये क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो ये मेन इसमें क्या आएंगे, डिफरेंस आएंगे। एक तो क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दूसरा क्या मान सकते हैं, ये जो है मास जो है डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, चार्ज पार्टिकल जो है डिपेंड ही नहीं करता वेलोसिटी पे। तीसरा है, अगर एक्सेलरेट कर दे मास को तो कोई रेडिएशन नहीं आएगी, यानी विकिरण का उत्पादन नहीं होगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल के अंदर विकिरणों का उत्पादन होगा अगर अपने इसको क्या कर दे, एक्सेलरेट कर दे। तो ये अपना क्या है, रूल है कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता चार्ज, जो रेस्ट पे होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी में होगा। ये कुछ डिफरेंस आ गए। और अब बात करते हैं क्वांटिजेशन का, एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है क्वांटिजेशन का ही। तो क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु को, किसी भी बॉडी को प्लस क्यू कूलम्ब आवेश से चार्ज से उसको चार्ज करना है, तो इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट करने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पहले दिया क्या हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है इसको कितना चार्ज करना है, 1 कूलम उसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो पूछा क्या गया है, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछे गए हैं। तो अभी अपनों ने ये देखा था क्वांटिजेशन में कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहीं से क्या जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है। यानी सिंपल सा अपने पास क्या है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, Ne के इक्वल होगा। N यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। यानी कि अब हमें क्या दिया है, देखो हमें कितना चार्ज करना है उसको, 1 कूलम। तो Q इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 कूलम। हमें क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वहां इजेक्ट करवाएं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो सिंपल सी बात है, N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। N आ जाएगा 1 बाई, तो इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, अपॉन में होगा 16, 10 टू द पावर 19। यहाँ इसको 18 बना लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं, 1 इधर आ गया 0। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और अप्रोक्स इसको लिखना है तो अपने ये लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर, ये हमारा क्या आ जाएगा। यहाँ पे गौर करने की बात ये मेन आ जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा, पहले तो n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 18 क्या, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ अपने लिख देंगे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बट यहाँ देखिएगा, अभी अपनों ने क्वांटिजेशन रूल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल क्या आएगा। क्या हमने ऐसा पढ़ा 3/2 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रूल लगता है ये किसके लिए लगता है, बॉडी के लिए लगता है। यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये मैक्रो लेवल की बात हो रही है, यानी बड़े स्तर की बात हो रही है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जो माइक्रो लेवल के लिए ये रूल क्या करता है, पूरी तरह से सही वैल्यू देता है। लेकिन मैक्रो पर ये वैल्यू थोड़ा सा क्या होती है, एडजस्ट होती है। इतना वेरिएशन इतने इलेक्ट्रॉन में, अगर अपने इसकी पूरी वैल्यू निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं, 625 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर कितना
15। ये माइक्रो पर सही वैल्यू देता है, मैक्रो पर थोड़ा सा क्या करता है, वेरिएशन देता है। वैसे वेरिएशन नहीं देता, लेकिन थोड़ा बहुत अपने क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि किसी बॉडी पर ये चार्ज पॉसिबल है या ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हमारा माइक्रो लेवल में ये क्वेश्चन आएगा, माइक्रो लेवल में क्या पूछेगा वो हमसे कि किसी बॉडी पर 2 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, किसी बॉडी पर 2.5 कूलम चार्ज है या नहीं है। तो अपने 2.5 कूलम ये नहीं कह सकते नहीं है, हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं वहां से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि अपने पास सही आ रहे हैं, यानी कि 3/2 या 1.5 इस तरह की क्वांटिटी हमारे पास नहीं आ रही, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है, तो वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्या है, एक कूलम चार्ज करने के लिए आवेशित करने पर उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करवाना होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻18, या अपने कह सकते हैं 625 × 10⁻15 यहाँ पे चार्ज आ जाएगा।